हाय फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं जून मंथ का सेकेंड पार्ट करंट अफेयर्स का लेके आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा न्यूज है एमआरएफ स्टॉक, जिसे हम बोलते हैं मद्रास रबर फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। एमआरएफ 13 जून 2023 को 1 लाख रुपए प्रति शेयर के निशान को छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक बन गया है। तो ये पहला भारतीय स्टॉक है। दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक कौन सा है? हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड। ठीक है, हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड। अगली बात हमें क्या जाननी है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु, भारत में है। के एम मा पिल्लई संस्थापक है। के एम मा पिल्लई इसके संस्थापक। कंपनी 1 अप्रैल 1961 को सार्वजनिक हुई। 1964 में निर्यात बाजार विकसित करने के लिए बेरूत लेबनान में एक इसने कार्यालय स्थापित किया। ठीक है, इतनी बात हमें जानना चाहिए। हेडक्वार्टर आप जान गए हैं कहाँ पे है? चेन्नई, तमिलनाडु। उसका कार्यालय कहाँ पे? 1964 में बेरूत, लेबनान। ठीक है, अगली बात बेंचमार्क। सेंसेक्स में 19% की बढ़त के मुकाबले पिछले एक साल में 45% ऊपर है। कितना? 45%। मद्रास रबर फैक्ट्री, जिसे आमतौर पर एमआरएफ या एमआरएफ टायर्स के रूप में जाना जाता है, एक भारतीय बहुराष्ट्रीय टायर निर्माण कंपनी और भारत में टायरों की सबसे बड़ी निर्माता भी है। ठीक है, इतनी बात हमें जाननी चाहिए। 1 अप्रैल 1961 को सार्वजनिक हुई थी। 1964 में निर्यात बाजार विकसित करने के लिए इसने बेरूत लेबनान में एक कार्यालय भी स्थापित किया था। ठीक? सेंसेक्स भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का बेंचमार्क स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। बीएसई भारत के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है, जिसे 1875 में स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट, बीएसई कब आया था? 1875। या बीएसई में सूचीबद्ध शीर्ष 30 सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। कितनी? 30। इंपॉर्टेंट, सेंसेक्स के मूल्य की गणना फ्री फ्लोट बाजार पूंजीकरण पद्धति के आधार पर की जाती है। मूल्य की गणना किस पे? फ्री फ्लोट बाजार पूंजीकरण पद्धति के आधार पर की जाती है। इसका सूत्र है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, बाजार पूंजीकरण, फ्री फ्लोट फैक्टर। ठीक है, बाजार पूंजीकरण इज इक्वल टू शेयर मूल्य या शेयर कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या। ठीक है, अब जैसा कि हमने मुक्त फ्लोट बाजार पूंजीकरण निर्धारित किया है, सेंसेक्स के मूल्य की गणना इस प्रकार की जाएगी, यानी सेंसेक्स मूल्य इज इक्वल टू क्या होगा? कुल मुक्त फ्लोट बाजार पूंजीकरण, आधार बाजार पूंजीकरण। ठीक है, आधार अवधि सूचकांक मूल्य। तो आपको फिलहाल इतना डीप ना जाके आपको क्या जानना है कि ये जो बीएसई है, ये बेंचमार्क स्टॉक मार्केट इंडेक्स, ठीक है, भारत में बीएसई का बेंचमार्क स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। बीएसई भारत के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है। 1875 में ये स्थापित की गई थी। बीएसई में सूचीबद्ध शीर्ष कितनी? 30 सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और सेंसेक्स के मूल्य की गणना फ्री फ्लोट बाजार पूंजीकरण पद्धति के आधार पर की जाती है। समझ में आया? उसका सूत्र वगैरह इतना जरूरी नहीं है जानने के लिए, बस आप इतना ये 30 जरूर याद रखेगा। तो अब हम अपने अगले न्यूज पर चलते हैं। नेशनल न्यूज है हमारी, डिजी यात्रा सुविधा। डिजी यात्रा सुविधा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3 पर लॉन्च किया गया। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3 पर लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? हवाई अड्डे पर निर्बाध यात्रा अनुभव प्रदान करना। ठीक है, हवाई अड्डे पर निर्बाध यात्रा अनुभव प्रदान करना। मंच टर्मिनल प्रवेश और सुरक्षा मंजूरी के लिए चेहरे की पहचान का उपयोग करता है। डिजी यात्रा एक पेपरलेस प्रक्रिया है। डिजी आ गया तो ऑब्वियसली पेपरलेस ही होगा, जिसमें फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को खत्म किया गया है। फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होंगे। हवाई अड्डे द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? आपको पता है, 1939। ठीक है,
तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रॉयल एयरफोर्स बेस के रूप में निर्मित किया गया था। हवाई अड्डा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रॉयल एयरफोर्स बेस के रूप में निर्मित किया गया था। हवाई अड्डे का नाम 1986 में बदलकर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया था। उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, इसका पहले क्या था, रॉयल एयरफोर्स बेस, ठीक है, रॉयल एयरफोर्स बेस के रूप में निर्मित 1986 में इसका नाम इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिया गया था। कहाँ पर है ये, दिल्ली, ठीक है। चलिए, पहले हमने देखा MRF, अब हमने देखा डिजी यात्रा, एंड थर्ड वन इज लाडली बहना योजना है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में लॉन्च, सबसे पहले हमें याद, लाडली बहना मध्य प्रदेश में लॉन्च किया। उद्देश्य क्या है, महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना, उनके स्वास्थ्य में सुधार। महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना, उनके स्वास्थ्य में सुधार करना और पारिवारिक निर्णयों में उनकी भागीदारी, परिवार में जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें भी उनकी भागीदारी रहे, ठीक है। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को उपलब्ध, 18 वर्ष, तो ये एज याद रखिएगा, ठीक है। राज्य की 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए जमा किए जाएंगे, 1.25 करोड़ और 1,000 रुपए जमा। राशि 2,000 रुपए से बढ़कर 3,000 रुपए की जाएगी। तो जो अमाउंट होगा वो कितना कर देगा, 2,000 से 3,000। 5 मार्च को घोषित और 35 दिनों में 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के लाभ के लिए आवेदन किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, CM शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा पहली बार राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन। पहली बार राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन PM नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। क्षमता निर्माण आयोग द्वारा होस्ट किया गया। उद्देश्य क्या है, सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, जो सिविल सर्विसेज होती हैं उससे रिलेटेड है, ठीक है। सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPCSCB, ठीक है, के तहत आयोजित मिशन कर्मयोगी, आपने सुना होगा, पहले ही आया था ये मिशन कर्मयोगी के तहत, ठीक है। मिशन कर्मयोगी 2 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या था इसका, सिविल सेव को, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनकी क्षमता निर्माण की नींव रखना और शासन को बढ़ावा, ठीक है। UPSC अध्यक्ष मनोज सोनी स्थापित 1 अक्टूबर 1926, ये डेट तो आप सभी को पता होगी, 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित, ठीक है। तो ये थी हमारी तीसरी न्यूज। अब चलते हैं हम अपनी चौथी न्यूज के, क्या है, डिजिटल भुगतान में विश्व रैंकिंग। डिजिटल भुगतान में विश्व रैंकिंग, सबसे ऊपर भारत, 89.5 मिलियन डिजिटल लेन देन, 89.5 मिलियन डिजिटल लेन देन, भारत टॉप पर है। भारत ने 2022 में वैश्विक भुगतान का 46% किया, जो अन्य 4 देशों के संयुक्त रूप से अधिक है। अन्य 4 देशों से संयुक्त रूप से क्या है, टॉप पर है। कौन कौन है वो देख लेते हैं। ब्राजील और चाइना सूची में क्रमशः दूसरे और तीसरे पर है। 29.2 ये है ब्राजील एंड 17.6 ये है चाइना। डेटा द्वारा माई GOV इंडिया, गवर्नमेंट इंडिया, ठीक है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI द्वारा विकसित भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI, ठीक है। तो UPI द्वारा विकसित और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI। UPI लॉन्च 11 अप्रैल 2016 और NPCI के CEO कौन है, CEO है दिलीप अस्बे। NPCI के CEO है दिलीप अस्बे, ठीक है। 11 अप्रैल 2016 को UPI लॉन्च हुआ था। चलिए अगला है हमारा सड़कों पर अवैध कचरे की सूचना देने के लिए पुरस्कार प्रणाली। सड़कों पर जो अवैध कचरे पड़े रहते हैं उसकी सूचना अगर दी जाती है तो उसके लिए क्या है, पुरस्कार प्रणाली। केरल सरकार द्वारा शुरू। अब
ये मालिन्य मुक्तम नवा केरलम कैप माइन का हिस्सा है। ये क्या है? मालिन्य मुक्तम नवा केरलम कैप माइन का हिस्सा है। केरल को कचरा मुक्त बनाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है? नागरिक सार्वजनिक स्थानों, निजी संपत्ति और जल निकायों में कूड़े डंपिंग यानी ठोस या तरल अपशिष्ट के बारे में रिपोर्ट करेंगे। इनाम की बात करें, अधिकारियों को सूचित करने वाले व्यक्ति को 2500 रुपए दिए जाएंगे। और राजधानी है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनराई विजयन जी। ठीक है। और डांस में हर वीडियो में बताती हूँ, यहाँ भी बताती हूँ, मोहिनीअट्टम एंड कथकली। ठीक है। और भी बहुत सारे हैं। चलिए, अगली न्यूज है हमारी जल संसाधन कार्य योजना 2023-25। जल संसाधन कार्य योजना 2023-25 हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। जल संसाधन हरियाणा सरकार द्वारा। ठीक है। उसके बाद क्या है? अमृत जल क्रांति के तहत चंडीगढ़ में शुरू किया गया। अमृत जल क्रांति के तहत, ये इंपॉर्टेंट है, चंडीगढ़ में शुरू किया गया। और शुरू कौन किया है? हरियाणा गवर्नमेंट। ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन मिशन के अनुसार, जल शक्ति मंत्रालय का जो जल जीवन मिशन है उसके अनुसार गोवा एकमात्र भारतीय राज्य है जहां घरों में 100% नल के पानी का कनेक्शन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो पहले बता रही हूँ, जरूर किसी न किसी एग्जाम में आपको ये मिल जाएगा। हरियाणा अपनी कृषि उत्पादकता के लिए जाना जाता है। इसे अक्सर भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। हरियाणा को 1 नवंबर 1966 को बड़े पंजाब राज्य से अलग कर दिया गया था। बिल्कुल, आपको बता दूं मैं, जो हिंदी भाषी थे उनके लिए हरियाणा, जो पंजाबी थे उनके लिए पंजाब, और जो हिली एरिया था उसको हिमाचल, और बीच का जो एरिया था चंडीगढ़, जिसको कॉमन राजधानी बना दी गई थी, किसकी? चंडीगढ़, पंजाब एंड हरियाणा की। ठीक है। अब आ जाइए अगले पे। टाटा समूह 26.38 बिलियन डॉलर। ठीक है। टाटा समूह ने भारत में सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी की गई रिपोर्ट, टाटा ग्रुप एकमात्र भारतीय ब्रांड है जो ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023 के शीर्ष 100 में शामिल है। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 का जो है 2023 का, उसमें क्या है? 100 में शामिल है, मतलब टॉप 100 में ये टाटा ग्रुप शामिल है। उसके बाद दूसरा स्थान आता है इंफोसिस का 13 अरब डॉलर के साथ। उसके बाद आता है LIC का 9.7 अरब डॉलर। तो सबसे पहले टाटा है, उसके बाद आता है इंफोसिस, फिर आता है LIC। ठीक है। तो TIL, टिल भी कर सकते हो, यहाँ पे याद कर सको तो TIL, टाटा, इंफोसिस और LIC। ठीक है। टाटा समूह भारत में सबसे बड़े और सबसे पुराने समूहों में से एक है। इसकी स्थापना, ये इंपॉर्टेंट है, 1868 में जमशेदजी टाटा ने की थी। इसका मुख्यालय मुंबई में। ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, तो याद रखिएगा। TIL, टाटा, इंफोसिस एंड LIC। ठीक है। अगली हमारी न्यूज है टाटा ELXSI। ठीक है। टाटा LXC भी कर सकते हैं, इससे पढ़ सकते हैं। तो टाटा ELXSI ने गगनयान मिशन के लिए इसरो के साथ भागीदारी की है। तो किसके साथ की है? इसरो के साथ भागीदारी की है। कौन सा मिशन है? गगनयान मिशन। इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष मिशन की रिकवरी टीम प्रशिक्षण के लिए क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉडल CMRM विकसित करना। क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉडल विकसित करना, ये इसका उद्देश्य है। गगनयान परियोजना मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता को प्रदर्शित करता है। चालक दल की बात करें, 3 सदस्यों से मिलकर बनता है और अक्षकूप 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। तो टाटा ELXSI ने गगनयान मिशन के लिए इसरो के साथ भागीदारी की है। उद्देश्य क्या है?
कि CMRM क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉडल विकसित करना। गगनयान परियोजना मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता को प्रदर्शित करता है। चालक दल 3 से मिलकर बनेगा, 400 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पहुंचता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा है भारतीय सेना ने मैसर्स एस्ट्रोम टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया। भारतीय सेना ने मैसर्स एस्ट्रोम टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट किया है। कारण क्या है? स्वदेशी रूप से विकसित सामरिक लैंड रेडियो, स्वदेशी रूप से विकसित सामरिक लैंड रेडियो की खरीद के लिए किया है। ठीक है, टेक्निकल लैंड रेडियो यह विश्वसनीय संचार के प्रावधान के लिए एक अत्याधुनिक हाई बैंडविड्थ बैकहॉल वायरलेस रेडियो उपकरण है। ठीक है, तो आपको ये जानना चाहिए कि टेक्निकल लैंड रेडियो ये क्या है? अत्याधुनिक हाई बैंडविड्थ बैकहॉल वायरलेस रेडियो उपकरण है। भारतीय सेना की स्थापना की बात करें 26 जनवरी 1950। चलिए अगला हमारा है कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई शक्ति योजना। शक्ति योजना किसका है? कर्नाटक। जो लोग नाटक नहीं करते वो हमेशा हर चीज में शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, शक्ति योजना, उनकी योजनाएं बहुत अच्छी होती हैं और किसी भी योजना को बनाएंगे तो उसमें एक शक्ति होती है। ऐसे कुछ याद कर लीजिए, शक्ति योजना कर्नाटक गवर्नमेंट की है। ठीक है, कर्नाटक गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई शक्ति योजना। उद्देश्य क्या है? राज्य में सरकार द्वारा संचालित बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को मुफ्त यात्रा की पेशकश करना। जो महिलाएं हैं और जो ट्रांसजेंडर हैं उन लोगों के लिए मुफ्त यात्रा की पेशकश करना, ये इसका उद्देश्य है। यह 3 परिवहन निगमों में पुरुष के लिए 50% सीटें भी आरक्षित करता है। यह 3 परिवहन निगमों में पुरुष के लिए 50% सीटें भी, 50% रिजर्व रहेंगी पुरुषों के लिए। अब देखिए योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के द्वारा। सिद्धारमैया के द्वारा। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और वहां के डांस की बात करें यक्षगान है। ठीक है, क्या है? यक्षगान। एक्सिस बैंक ने एनजीओ ध्रुवंश के साथ साझेदारी में क्लीनथॉन लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लीनथॉन, हैदराबाद में आयोजित, और ये पहले एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है क्योंकि ये देश भर में चलाया जाने वाला सबसे बड़ा सफाई अभियान है। ठीक है, क्लीनथॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नियुक्तियों के बारे में देखते हैं। रितु कालरा हार्वर्ड विश्वविद्यालय में वित्त के उपाध्यक्ष और CFO के रूप में नियुक्त हुई हैं। तो रितु कालरा का नाम याद रखिएगा। ठीक है, अगला है नितिन अग्रवाल को सीमा सुरक्षा बल BSF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। BSF नितिन अग्रवाल। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे? नितिन, तो ये जो अग्रवाल है तो अग्रवाल में क्या करिए? अग्र ले लीजिए। ऑब्वियसली सीमा सुरक्षा बल में जो भी कोई होता है वो क्या करता है? अगर मगर नहीं करता, वो बिल्कुल मतलब क्या होता है? हर चीज को लेके बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ होता है। ऐसे कुछ कर लीजिए यार। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल BSF कौन है? नितिन अग्रवाल। ये अगर मगर नहीं करता, अग्रवाल। ठीक है, उसके बाद BSF भारत की सुरक्षा एजेंसी है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। इंपॉर्टेंट, 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। कहाँ? पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ। BSF का गठन 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। इंपॉर्टेंट, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। पहले DG जो है KF रुस्तम जी हैं। KF रुस्तम जी पहले DG। इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट मैं बार बार बोल रही हूँ। नितिन अग्रवाल अगर मगर नहीं करते हैं, जो BSF में है वहाँ के वो महान होते हैं, महानिदेशक वही हैं। BSF भारत की सुरक्षा एजेंसी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा सुरक्षा है उसके लिए जिम्मेदार है। BSF का गठन 1 दिसंबर 1965 को हुआ था एंड गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पहले DG KF रुस्तम जी हैं। इंपॉर्टेंट। चलिए अगले न्यूज पे हम लोग चलते हैं। अमित अग्रवाल पे आते हैं। वहां पे कौन थे? नितिन, है ना। यहाँ पे कौन है? अमित। उडाई, अमित अग्रवाल उडाई के CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। अमित, ठीक है, क्या नाम है इनका? चलिए
अमित अग्रवाल उडाई के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। उडाई भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण स्थापित कब हुआ? 28 जनवरी 2009 को। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 को हुई थी, और उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। अमित अग्रवाल जी इसके सीईओ हैं। उडाई को भारत के सभी निवासियों के लिए आधार नामक विशिष्ट पहचान संख्या यूआईडी जारी करने के उद्देश्य से बनाया गया था। तो उडाई किस लिए है? जो आप आधार है उसको बनाने के लिए यही है, ठीक है, जिम्मेवार। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये जरूर याद रखिएगा मंत्रालय का नाम, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हेडक्वार्टर का उडाई का न्यू दिल्ली में, इंपॉर्टेंट है। अमित अग्रवाल जी हैं। वहां पे बीएसएफ के कौन थे? नितिन अग्रवाल थे, ठीक है, बार बार रिपीट करने से याद हो जाता है। चलिए अगला हमारा न्यूज। सुबोध कुमार सिंह राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। सुबोध कुमार सिंह राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं सुबोध कुमार सिंह। स्थापित कब हुआ? नवंबर 2017 को। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है। उद्देश्य क्या है? शिक्षण संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करना, ठीक है। चलिए हमारी न्यूज है अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल न्यूज। चलिए पहला है ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड। ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड किसका है? इजराइल द्वारा शुरू किया गया। तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज TASE, ठीक है, और इजराइल का वित्त मंत्रालय द्वारा कौन की गई? इस्तेमाल किया गया ब्लॉकचेन ईवीएम संगत था। ईवीएम संगत था जो फ्यूचर ब्लॉकचेन के साथ एकीकरण की अनुमति देता है। पहला डमी डिजिटल सरकारी बॉन्ड ERC 1155 एक समर्पित विकेंद्रित ऐप डी ऐप पर सुरक्षा टोकन। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। मुद्रा है शेकेल, ठीक है। भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अगली न्यूज है हमारी। भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान यूएई भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है। चौथा सबसे बड़ा, 4th नंबर, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने पिछले वर्ष मई में एक FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। सिंगापुर शीर्ष स्थान रखता है, सिंगापुर टॉप पर है फाइनेंशियल ईयर 23 में। और भारत में सबसे बड़े निवेशक कितना? $17, 17.2 बिलियन, ठीक है। इसके बाद आता है मॉरिशस 6.1, फिर आता है अमेरिका एंड 4th वन इज UAE, ठीक है, याद रखिएगा। तो हम कर देंगे सिंगापुर, देन आता है मॉरिशस, देन आता है अमेरिका एंड फिर UAE। SMAU ऐसे याद कर लीजिए, US कर लो यहाँ पे, ठीक है। भारत में FDI की बात करें तो इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी, 1991 में हुई थी। तत्कालिक वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा, ठीक है, लागू किए गए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसे हम फेमा के तहत किया गया था, ठीक है। अगला है ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अटलांटिक घोषणा। अटलांटिक घोषणा किसके किसके बीच? ब्रिटेन एंड USA, ठीक है, इसके बीच। अब अगर आप कर सकते तो BU या फिर BA कर सकते हो, अमेरिका कर सकते हो BA, ठीक है। BA के बीच हो गया अटलांटिक घोषणा। उद्देश्य क्या? स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में आर्थिक चुनौतियों को दबाने पर आधिकारिक सहयोग। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम द्वारा, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध उसी के दौरान कब शुरू हुआ था? 1939 में। आप लोगों को पता ही है, USA एंड यूनाइटेड किंगडम द्वारा अटलांटिक चार्टर घोषित किया गया था, ठीक है। सनक और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी अपने स्वच्छ ऊर्जा सहयोग के हिस्से के रूप में एक नई असैन्य परमाणु साझेदारी शुरू करने पर सहमत हुए। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अटलांटिक चार्टर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, और ब्रिटेन संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में BA, ऐसे कर लीजिए, अटलांटिक घोषणा BA के बीच में हुए, ब्रिटेन एंड
ए मीन्स अमेरिका और ए मीन्स अटलांटिक, ठीक है, ऐसे कुछ, ए मीन ए फॉर अटलांटिक, ठीक है। तो ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, एक्सक्यूज मी, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अटलांटिक घोषणा पर हस्ताक्षर। उद्देश्य क्या है? स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में आर्थिक चुनौतियों को दबाने पर अधिक। अगला है हमारा ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अटलांटिक घोषणा। तो ब्रिटेन एंड यूएसए को ऐसे लिख लीजिए, अमेरिका, ठीक है। तो ये बीए याद करिए और ए फॉर कर लीजिए अटलांटिक। तो हो गया अटलांटिक घोषणा। क्या है उद्देश्य? स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में आर्थिक चुनौतियों को दबाने पर अधिक सहयोग। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939 संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम द्वारा अटलांटिक चार्टर घोषित किया गया था। सनक और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी अपने स्वच्छ ऊर्जा सहयोग के हिस्से के रूप में एक नई असैन्य परमाणु साझेदारी शुरू करने पर सहमत हुए हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, ब्रिटेन एंड यूएसए, ठीक है, अटलांटिक घोषणा। अगला हमारा वैश्विक दासता सूचकांक। वैश्विक दासता सूचकांक, वैश्विक दासता सूचकांक, ठीक है। क्या है ये? ILO, वॉक फ्री और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन द्वारा जारी, ठीक है। सबसे ऊपर इसमें नॉर्थ कोरिया, तो सबसे ऊपर कैसे याद करोगे? उत्तर में कोरिया, ऐसे कुछ कर लो, सबसे ऊपर में कोरिया है। उसके बाद इरिट्रिया है, तो साउथ कोरिया, इरिट्रिया, एंड देन मॉरिटानिया, और फिर आता है सऊदी अरेबिया, एंड देन टर्की, ठीक है। अंतिम में कौन है? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड जर्मनी। तो लास्ट में कौन है? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड जर्मनी, ठीक है, SNG। तो ये याद रखिएगा, वैश्विक दासता सूचकांक नॉर्थ कोरिया, उसके बाद इरिट्रिया, दो कम से कम याद रखिए, अंतिम पे कौन है? स्विट्जरलैंड है। ये इंपॉर्टेंट है, ILO, वॉक फ्री और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन द्वारा जारी किया गया है। अब आते हैं हम अपना पुरस्कार की तरफ। RSL क्रिस्टोफर ब्लैक पुरस्कार। पहले तो हमें जानना चाहिए क्रिस्टोफर कौन है। तो ये BBC के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, BBC के पूर्व अध्यक्ष, ठीक है। किसके द्वारा सम्मानित? साहित्य की रॉयल सोसाइटी, साहित्य की रॉयल सोसाइटी द्वारा ये सम्मानित। लेखक कौन है? विजेता जो है, उन लेखक का नाम क्या है? पैटसन जोसेफ, ठीक है, पैटसन जोसेफ। उपन्यास क्या है? द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नाटियस सांचो, ठीक है, इग्नाटियस सांचो। पुरस्कार पहली बार लेखक को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो पहली बार 50 या उससे अधिक की उम्र में प्रकाशित होता है, ठीक है। 2018 में स्थापित हुआ था और RSL साहित्य की रॉयल सोसाइटी द्वारा सम्मानित। और ये जो है क्रिस्टोफर ब्लैंड, सर क्रिस्टोफर ब्लैंड जो हैं, इनकी स्मृति में, जो BBC के पूर्व अध्यक्ष थे, इन्हीं की स्मृति में ये किया गया, ठीक है। उसके बाद अगली न्यूज पर हम लोग चलते हैं। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स, बैंक की बात आई है, चलिए। शक्तिकांत दास RBI गवर्नर ऑफ द ईयर ये है। इससे पहले कोई भारतीय गवर्नर? यस, क्या नाम था? रघुराम राजन। तो राजन के बाद पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे RBI गवर्नर है। ये अवार्ड सेंट्रल बैंकिंग द्वारा आयोजित, जो एक लंदन स्थित एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका है। समझ में आया? पुरस्कार केंद्रीय बैंकिंग में उत्कृष्टता को पहचानते हैं, ठीक है। अगला हमारा एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 विजेता रामचंद्र गुहा, इनका नाम सुने होंगे कहीं ना कहीं, जरूर सर्च करना, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पुस्तक की बात करें तो रिबेल्स अगेंस्ट द राज,
वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम, श्रेणी ऐतिहासिक जीवनी। श्रेणी कौन सी श्रेणी में दिया गया? ऐतिहासिक जीवनी है। वह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं। कौन? रामचंद्र गुहा जी। यह पुरस्कार 2003 में फ्लोरा फ्रेजर और पीटर सोरोस द्वारा ब्रिटिश इतिहासकार एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड को मनाने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? फ्लोरा फ्रेजर और पीटर सोरोस द्वारा। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली न्यूज पर। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार कौन ले गया? राज्य की श्रेणी में एमपी है। शहर की अगर मैं बात करूं, उड़ीसा का है गंजम, सॉरी शहर नहीं, जिला। सर्वश्रेष्ठ जिला है गंजम और सर्वश्रेष्ठ राज्य है एमपी। ग्राम पंचायत की बात करें, जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत तेलंगाना। ठीक है, और उसके बाद वो जगन्नाथपुरी है और ये क्या है? जगन्नाथपुरम है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं, जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत तेलंगाना। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय की बात करें, चंडीगढ़ नगर निगम को। भूजल संवर्धन की जो नवीन पद्धतियां उसको अपनाने के लिए इससे सम्मानित किया गया। ठीक है, एमपी राज्य में आ गया, जिले में गंजम आ गया, नगर निगम आ गया चंडीगढ़, और पंचायत की बात करें जगन्नाथपुरम तेलंगाना। सुरक्षा पे आते हैं अब। डिफेंस, नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम को डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो डीआरडीओ ने कहां से लॉन्च किया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहां पे है? या उड़ीसा में, उड़ीसा तट पर। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष इसके कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। इससे पहले कौन थे? जी सतीश रेड्डी जी थे। 1958 में ये आया था। ठीक है, कामत। पहला भारत फ्रांस यूएई समुद्री साझेदारी अभ्यास, पहला है ये। तो इंडिया फ्रांस यूएई। ठीक है, ओमान की खाड़ी में प्रतिभागी। भारतीय नौसेना का फ्रिगेट आईएनएस तर्कस और फ्रांसीसी नौसेना का सुरफाक और साथ ही साथ राफेल लड़ाकू जेट यूएई नौसेना के समुद्री गश्ती विमान, ये सब प्रतिभागी थे। तो पहला भारत फ्रांस और यूएई। ठीक है, उत्तराखंड में एक्वेरिन का 12वां संस्करण शुरू हुआ है। एक्वेरिन का मतलब होता है मित्र। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक्वेरिन का क्या मतलब है। उत्तराखंड में इसका 12वां संस्करण हुआ है। इसका मतलब होता है मित्र। एक भारतीय सेना और मालदीव रक्षा बल के बीच एक संयुक्त, तो किसके बीच है? इंडिया और मालदीव। ठीक है, IM। एक्वेरिन का अर्थ है मित्र। भारत और मालदीव के वैकल्पिक रूप के आयोजित एक द्विपक्षीय, दो ही पक्ष हैं, भारत और मालदीव। उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के शासनादेश के तहत काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म और ऑपरेशंस में इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ावा। ठीक है, बढ़ाना, इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मालदीव की राजधानी माले है। मुद्रा इसकी मालदीव रुपया है। फिर से रिपीट करती हूँ, संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के तहत काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना। ठीक है, मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव रुपया इसकी करेंसी है। उत्तराखंड में एक्वेरिन का 12वां संस्करण हुआ है। नेक्स्ट है खेल। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 7 से 11 जून। पहली बात तो ये याद रखिएगा, 7 से 11 जून। विजेता द ओवल, लंदन में फाइनल में भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया। फाइनल में कौन? भारत को हराया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को 3 प्रारूपों में आईसीसी विश्व खिताब जीतने वाली पहली पुरुष टीम ऑस्ट्रेलिया। ट्रॉफियां 50 ओवर का विश्व कप 5 बार, 50 ओवर का विश्व कप 5 बार, जिसमें 1987 में पहला संस्करण शामिल है और 2006 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती है। ठीक है, ट्रेविस हेड फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ट्रेविस हेड
ट्रेविस हेड ये क्या फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अगली बात है 8वां महिला हॉकी जूनियर, 8वां है महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023। कब से? 3 से 11 जून। विजेता ने भारतीय हॉकी टीम दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराया। काकामीगहारा जापान में आयोजित, जापान की राजधानी टोक्यो है, काकामीगहारा में आयोजित हुआ है जो कि जापान में है। एशियन हॉकी फेडरेशन द्वारा आयोजित, किसके द्वारा? एशियन हॉकी फेडरेशन द्वारा, और यह भारत का पहला खिताब है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन की बात आती है तो ये 22 से 11 जून, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। विजेता कैस्पर राउट को हराकर नोवाक जोकोविच ने सबसे पुराने फ्रेंच ओपन एकल चैंपियन के रूप में नडाल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, राफेल नडाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कम से कम 3 बार सभी 4 टेनिस मेजर जीतने वाले पहले व्यक्ति बने। नोवाक जोकोविच 23वें ग्रैंड स्लैम खिताब तक पहुंचने वाले पहले पुरुष भी बन गए हैं। ठीक है, उसके बाद है फीफा U20 विश्व कप खिताब। फीफा U20 विश्व कप खिताब विजेता कौन? उरुग्वे। उरुग्वे कौन से महाद्वीप में है? साउथ अमेरिका। इसने उरुग्वे ने इटली को 1 से हराया और यह उरुग्वे का पहला U20 खिताब है। उरुग्वे का पहला है। U20 याद रखना, U से उरुग्वे याद रहेगा। आयोजित अर्जेंटीना 20 मई 11 जून, 20 मई से 11 जून। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। इसके हेडक्वार्टर की बात करें पेरिस में है और इसमें जो सदस्य हैं वो 211 हैं। ठीक है, उसके बाद आता है भारत ने हॉकी FIH प्रो लीग 2023 जीता अर्जेंटीना को हराकर। इतना याद रखिएगा, अर्जेंटीना को हराकर भारत ने जीता है। ठीक है, आइंडहोवन और नीदरलैंड में आयोजित। आइंडहोवन कहां पे? नीदरलैंड में आयोजित। 2022-23 मेंस FIH प्रो लीग, मेंस FIH प्रो लीग का 4था संस्करण है। ठीक है, और जो पुरुषों की राष्ट्रीय टीमों के लिए फील्ड हॉकी चैंपियनशिप है। ठीक है, अब आइए इंपॉर्टेंट डेज पे आते हैं। 12 जून बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। ठीक है, थीम 2023 में थीम क्या है? बाल श्रम के खिलाफ कार्यवाही सप्ताह। आप लोग को बता दूं आर्टिकल 23 एंड 24 ये क्या है? शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध आपको पता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग आता है, इसमें क्या आता है? 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको खतरनाक कारखानों में नियोजित नहीं करना है। ठीक है, तो ये आर्टिकल भी जानना चाहिए आपको, शोषण के विरुद्ध। ठीक है, आर्टिकल 23 एंड 24। चलिए, बाल श्रम के खिलाफ कार्यवाही सप्ताह ये इसका थीम है। किसके द्वारा स्थापित? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कब आया था ये? 1919 में। मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। निदेशक इसके गिलबर्ट होंगो हैं और पहली बार 2002 में मनाया गया था। 12 जून पहली बार का 2002 में मनाया गया था, 12 जून को बाल श्रम विश्व दिवस। ठीक है, हमारा अगला है 13 जून अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस। 13 जून को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस। उद्देश्य क्या है? एल्बिनो के मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना। अल्बिनो क्या होता है? मेलेनिन की पूर्ण अनुपस्थिति वाले मनुष्यों को एल्बिनो कहा जाता है, ये जानना चाहिए आपको। ठीक है, थीम क्या थी? समावेशन शक्ति है और 2015 में ये स्थापित हुआ था। ठीक है, मेलेनिन आपको पता है अगर किसी हमारा जो कलर होता है उसके लिए यही जिम्मेदार है। अगर इसकी मात्रा कम होती है तो कलर फेयर होता है, ज्यादा होती है तो हमारा जो कलर है वो डार्क होता है। ठीक है, उद्देश्य अल्बिनो के मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना ये है। और 13 जून अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता। अगर कोई किसी को, आपको पता है आर्टिकल 15, अगर कोई किसी को रंग से रिलेटेड भेदभाव करता है तो आर्टिकल 15 है उसके लिए, जानते ही हैं। 14 से 18 क्या है? राइट टू इक्वालिटी, जिसमें 15 क्या है? रंग, जन्म स्थान, इन सब चीजों को, लिंग, इन सब चीजों को लेके आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं
14 जून क्या मनाते हैं हम लोग? विश्व रक्तदाता दिवस। उद्देश्य क्या है? सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। थीम जरूरी है जानना, रक्त दो, प्लाज्मा दो, जीवन बांटो, अक्सर बांटो। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस दिन को पहली बार आधिकारिक तौर पर 2005 में विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा नामित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है ये 14 जून। फाइनली हमारा न्यूज कंप्लीट हो गया और ये था आज का वीडियो जो कि हमने कंप्लीट किया है। 9 to 16 जून तक का हमने कंप्लीट कर लिया और उम्मीद करती हूँ आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।